गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो विद्युत रसायन का चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर को अब हम आगे बढ़ाएंगे और जहाँ तक हो गया था उनके आगे की जो चीज़ें इस पार्ट में हैं उनको देखने का अब हम प्रयास करेंगे। तो मेनली हमने बहुत सारी चीज़ें उस पार्ट में देख ली थी। पिछले वीडियो में हमने देखा ओम का नियम हमने देख लिया, चालक अचालक की परिभाषाएं, कई सारी चीज़ें हमने देख ली थी। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो हमने देखी थी वो थी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से हमने जाना था। तो अब हम अगली चीज़, मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में भी आपको दे दिया था सेल के बारे में, तो अब हम यहाँ पर स्पेशली इस वीडियो में सेल पर चर्चा करेंगे कि सेल क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल्स पर आपके सिलेबस के पूरे चैप्टर्स के वीडियोज़ मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा। तो हम शुरू करते हैं, आइए। तो जैसा कि पार्ट का नाम है विद्युत रसायन, मतलब विद्युत से संबंधित केमिकल रिएक्शंस को हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है सेल। तो सेल क्या होते हैं, सेल की डेफिनेशन हम इसको इस प्रकार से कहते हैं कि वह मशीन या ऐसा मैकेनिज्म या ऐसी युक्ति, ऐसा तरीका जिसमें हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उसे कहते हैं हम सेल। समझ गए होंगे बात को। ऐसा कोई तरीका जिसमें रासायनिक एनर्जी को कन्वर्ट करें, परिवर्तित करें, काय में करें, विद्युत एनर्जी में, वो सिस्टम या वो यूनिट कहलाएगी सेल। सेल जो शब्द है उसके अलग अलग जगह अलग अलग रूप होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। बायोलॉजी में जब इस सेल को पढ़ते हो तो वो कोशिका कहलाती है सेल। मोबाइल को भी सेल कहते हैं। फिर यहाँ पर जो सेल है वो विद्युत देने वाली चीज़ है। तो हम सेलों को जान लें, परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी चीज़ आती है सेलों को प्रकार। तो दो प्रकार से सेलों को बांट दिया गया। पहले कहलाते हैं प्राथमिक सेल, दूसरे कहलाते हैं द्वितीयक सेल। दोनों में अंतर मैं आपको यही बता देता हूँ। प्राथमिक सेल मतलब ऐसे सेल जो एक बार ही यूज में आएंगे। एक बार हमने उनसे विद्युत प्राप्त कर ली, उसके बाद एक ऐसा समय आएगा कि वो डेड हो जाएंगे। डेड होने के बाद फिर वो हमारे किसी काम के नहीं है, उनको फेंकना ही पड़ेगा। वो दूसरे होते हैं द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल ऐसे होंगे जिनको आप बार बार चार्ज करके, जो डिस्ट धारा या डीसी करंट जो है उससे आप उनको पुनः चार्ज करोगे और फिर से यूज़ कर लोगे, चार्ज करोगे फिर यूज़ कर लोगे। तो इस प्रकार से वो दोनों तरफ चलते रहते हैं। तो दोनों में क्या अंतर होते हैं, कैसे ऐसा हो जाता है, इन सब बातों को विस्तार से आगे हम देखने वाले हैं। उससे पहले हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा था, जिसे वोल्टेज सेल भी कहते हैं। एलोसेंगा वोल्टा या लुइजी गैल्वेनी ने इसको खोजा था या इसकी रचना की थी, तो इनका नाम उनके नाम पर पड़ गया है। तो जो गैल्वेनिक सेल था उसका सबसे कॉमन उदाहरण है डेनियल सेल। तो सर्वप्रथम मैं डेनियल सेल पर यहाँ पर बात कर रहा हूँ। डायग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखा हुआ है। तो हम यहाँ डेनियल सेल को देखते हैं। ये जो संरचना है ये डेनियल सेल की है। डेनियल सेल के अंदर क्या होता है, दो बीकर के अंदर, अब बीकर यहाँ समझाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बाकी कोई भी कुचालक पदार्थ का पात्र यहाँ पर हो सकता है। कांच का बीकर हो सकता है, प्लास्टिक का बीकर हो सकता है। तो यहाँ पर अच्छा देखिए, इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात को दिमाग में रख लेना। सेल को पढ़ते समय, सेल को जब आप पढ़ोगे तो कोई भी सेल होगा उसमें दो तीन चीजें महत्वपूर्ण होंगी जिनके अंतर्गत आपको चलना है। सबसे पहली चीज तो सेल, उसका नाम, कौन सा सेल है। दूसरी चीज, सेल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रोड, उन पे फोकस रखना। इलेक्ट्रोड किस धातु के बने हैं, कैसे हैं। तीसरी चीज, सेल के अंदर होता है विद्युत अपघट्य विलयन। और चौथी चीज जो सेल में होगी वो होगी उसकी सेल अभिक्रिया। समझ गए होंगे आप। इलेक्ट्रोड, विद्युत अपघट्य विलयन और सेल अभिक्रिया, इन तीन महत्वपूर्ण बातों पर हर सेल को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो सेल है हमारा डेनियल सेल, इसके अंदर दो बीकर हैं। एक बीकर के अंदर, ये जो बीकर है इसमें ये जो लगा हुआ है इसको कह रहे हैं इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पर अभिक्रिया होगी तो इलेक्ट्रॉन के जाने के लिए रास्ते का कार्य ये करता है, इसलिए ये कहलाता है इलेक्ट्रोड। या हम इसे ऐसे भी कहते हैं कि हम सेल में जहां से विद्युत धारा प्राप्त करते हैं वो जगह इलेक्ट्रोड कहलाती है। तो यहाँ पर एक बीकर, उसके अंदर इलेक्ट्रोड लगा है, काय का, कौन सी धातु का लगा है, जिंक का। ये जो इलेक्ट्रोड है ये काय का है, जिंक का। एक दूसरा बीकर है, इसमें इलेक्ट्रोड लगा है, काय का लगा है, कॉपर का। ठीक है। यहां पर हमने इस विलयन के अंदर, जो विलयन है वो काय का विलयन लिया हमने, जिंक सल्फेट या ZnSO4 का विलयन यहां पर लिया। एक बीकर हो गया, उसमें एक इलेक्ट्रोड, जिंक का इलेक्ट्रोड, और वहां पर विलयन कौन सा, जिंक सल्फेट का। दूसरा बीकर, उसके अंदर विलयन कॉपर सल्फेट का CuSO4 का, और इलेक्ट्रोड काय का, कॉपर का। समझ में आ गई बात। दोनों तरफ इलेक्ट्रोड आपको पता चल गया।
अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोडों को वायर से एक वोल्ट मीटर से जोड़ देंगे। वोल्ट मीटर जो वोल्टेज को मापने का कार्य करता है, तो यदि इस वोल्ट मीटर के अंदर विक्षेप आएगा, इसकी सुई हिलेगी, सुई में यदि डिफ्लेक्शन होगा तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब चूंकि ये दोनों बीकर अलग अलग थे, इनको हमने एक उल्टी जो यू का आकार होता है, यू का शेप होता है, उस ट्यूब के साथ इन दोनों बीकर को जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर इधर इधर भी होना, उसके लिए हमने इसको जोड़ दिया। और ये जो जोड़ने वाली चीज है, इसको हम कहते हैं लवण सेतु या साल्ट ब्रिज। इसके अंदर क्या होगा, कांच की ट्यूब होगी और इसके अंदर जो पदार्थ भरे होंगे, या तो अमोनियम क्लोराइड हो सकता है NH4Cl, अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है NH4NO3, जिलेटिन हो सकता है, या एगर एगर जो होता है, इनका एक अर्ध ठोस विलयन, अर्ध ठोस मतलब आधा ठोस, सेमी सॉलिड, इसके अंदर भरा होता है। तो ये लवण सेतु हो गया, एक पुल की तरह यहाँ पर ये कार्य करेगा, इसलिए इसको लवण सेतु कह देते हैं। बाकी सेल की संरचना आपको दिख गई होगी, 2 बीकर, 2 इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड जिंक का, दूसरा इलेक्ट्रोड काय का, कॉपर का, एक विलयन जिंक सल्फेट का और एक तरफ विलयन कॉपर सल्फेट का। अब होगा क्या सेल में, वो हम देखते हैं। सबसे पहले सेल अभिक्रिया चालू होगी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है वो एक जिंक विलयन के साथ क्रिया करेगा और यहाँ पर इसका आयन होगा। देखिए कैसे होगा, ऑक्सीकरण होगा। जिंक का इलेक्ट्रोड जो था, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ये जिंक, S लिखा है मतलब सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस। यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हुआ और ये जिंक आयन में बदल गया, एक क्यू लिख दिया, मतलब एक्वाटिक, यानी इस विलयन के अंदर है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कहां पर होगा, एनोड पर। अब ये चीज ध्यान रखना, जहां पर ऑक्सीकरण होता है जिस इलेक्ट्रोड पर, उसे कह देते हैं एनोड, और जहां पर अपचयन होगा उसे कह देंगे कैथोड। तो जिंक वाला जो हिस्सा है वो क्या है यहाँ पर, एनोड। तो एनोड पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। वो जो जिंक के आयन थे वो तो इस विलयन में आ गए, वो 2 इलेक्ट्रॉन 2 निकले ना, वो चल दिए यहां से। अब वो कहां पहुंचेंगे, इस वोल्ट मीटर से होते हुए इस कैथोड पर। वो कैथोड पर क्या करेंगे, अब दूसरी अभिक्रिया होगी। कौन सी होगी, अपचयन की अभिक्रिया। इसमें कॉपर के आयन जो विलयन के अंदर है, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आए हैं, वो ये कॉपर का अपचयन कर देंगे और ये हो जाएगा कैथोड। समझ गए होंगे बात को। तो ये 2 अलग अलग अभिक्रियाएं हो गई। इतनी अभिक्रिया जो एक हिस्सा है, ये अर्धसेल अभिक्रिया कहलाएगी। इतनी जो है वो अर्धसेल अभिक्रिया कहलाएगी। मतलब आधे सेल की अभिक्रिया इसमें हो गई, आधे सेल की अभिक्रिया इसमें हो गई। और जब ये इलेक्ट्रॉन चले ना, तो इसी की वजह से विद्युत उत्पन्न हुई, जो वोल्टमीटर हमको बताएगा। तो ये अर्धसेल अभिक्रिया और अर्धसेल अभिक्रिया दोनों को जब आप योग कर दोगे तो हमें मिल जाती है संपूर्ण सेल अभिक्रिया। योग कैसे करेंगे वो देख लेना, क्योंकि आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। संपूर्ण सेल अभिक्रिया कैसे हो जाएगी, जैसे जनरली समीकरणों को जोड़ते हैं, इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम जिंक Zn कैसा है, S कॉपर प्लस Cu, ये कहाँ है, विलयन में है, तो हम एक क्यू लिख देंगे, तीर का निशान। अब आप देखें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हैं। तो जब दोनों तरफ एक सी चीज हो, एक सी वैल्यू हो, तो उसका जो रिजल्ट है वो शून्य हो जाता है। तो हम गणित के हिसाब से मान लेते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। ऐसा काटना मत, एग्जाम में थोड़ा सा उचित नहीं होगा, लेकिन हम अपने समझने के लिए क्या करें, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो अब क्या होगा, Zn2 प्लस ये वाला Aq एक्वटिक, मतलब विलयन के अंदर है, और ये कॉपर। ये जो अभिक्रिया आपको मिल रही है ये कहलाएगी संपूर्ण सेल अभिक्रिया। तो डैनियल सेल की संरचना समझ गए होंगे आप। ये 2 बीकर, इनके अंदर अभिक्रिया हो रही है, जिंक का एनोड है और कॉपर का कैथोड है। ऑक्सीकरण हुआ तो जिंक घुला और आयन कन्वर्ट हुआ, जिंक के आयन में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, अर्धसेल अभिक्रिया ऑक्सीकरण की। यहाँ पर फिर कॉपर, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे, उनने इसका अपचयन कर दिया, कॉपर बन गया, ये कैथोड पर हो गया, दोनों का टोटल कर दिया, तो ये बन गई हमारी संपूर्ण सेल अभिक्रिया। समझ गए होंगे बात को। एक बार और बुक से पढ़ना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि अब और कुछ आवश्यकता इस विषय में आपको रही होगी। अब हम दूसरी चीज पे चलते हैं, ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ईएमएफ क्या होता है, एक छोटी सी डेफिनेशन भर आपको यहाँ उसकी देख लेना है। जो सेल होता है, अभी हम जो इलेक्ट्रोडों की बात कर रहे थे, उन्हीं इलेक्ट्रोडों को सेल का टर्मिनल भी कहते हैं। टर्मिनल मतलब जहां से विद्युत धारा को हम प्राप्त करते हैं, वो जगह कहलाती है टर्मिनल। तो 2 टर्मिनल एक सेल के अंदर हो जाते हैं। पहला टर्मिनल हो जाएगा कैथोड वाला हिस्सा, दूसरा हो जाएगा एनोड वाला हिस्सा। तो ये जो टर्मिनल है,
उनके बीच में विभव अंतर कितना है या उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसको कहते हैं हम ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर कौन का अंतर चाहिए हमें, दोनों इलेक्ट्रोड का। इलेक्ट्रोड कौन से होंगे, एक होगा कैथोड तो दूसरा कौन सा होगा, एनोड। तो कैथोड का विभव और एनोड का विभव, उनका डिफरेंस अंतर निकाल लेंगे, जो रिजल्ट आ जाएगा वो सेल का ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा। इतनी सी बात है, डेफिनेशन आप इसकी याद रखना। तो यहां तक की बातें समझ गए। अगले हिस्से में चलते हैं जहां पर हम व्यापारिक सेल की बात अब करें। व्यापारिक शब्द जहां लग जाता है तो व्यापारिक शब्द से मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है जो बड़े पैमाने पर किया जाएगा। तो बड़े पैमाने पर कार्य को करना है, तो चूंकि सेलों का इस्तेमाल भी हमारे दैनिक जीवन में आप सब देखते हैं, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो व्यापारिक सेल क्या होंगे, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी, उनके बारे में हम बात करेंगे। या आप जब कोई व्यापारिक सेल लेने जाएंगे, कोई द्वितीयक सेल लेने जाएंगे, तो आपको कौन सी बातें ध्यान रखनी होंगी, उनको भी हम देखेंगे। तो अभी हमने शुरुआत में ही प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में डिफरेंस देख लिए थे। प्राथमिक सेल मतलब जो केवल एक बार यूज होंगे, और द्वितीयक सेल मतलब जो बार बार हम जिनको चार्ज करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम एक प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल को और समझते हैं, जिसे हम लेक्लांसी सेल या शुष्क सेल के नाम से भी जानते हैं। तो मैं उसका डायग्राम यहाँ ड्रा कर लेता हूँ, उसके बाद उस पर आपसे बात कर लूँगा। तो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर शुष्क सेल या ड्राई सेल। एक संरचना स्ट्रक्चर हल्का सा मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। ये वही सेल है जिसका यूज आप सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में करते हैं। कहाँ पर करेंगे आप, रेडियो के अंदर, आप टॉर्च के अंदर, दीवार घड़ी के अंदर, कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप एक जो सेल इस्तेमाल करते हैं वो शुष्क सेल होता है, ड्राई सेल भी इसे कहते हैं। अब उस सेल की संरचना आपने सबने देखी होगी, जब आप छोटे होंगे, बच्चे होंगे, उस समय आप खेलने में उसे तोड़ते होंगे, बार बार अंदर से कई सारी चीज़ें निकालते होंगे। तो यदि हम ध्यान करें तो हम पाएंगे कि जब हम उस सेल को तोड़ना शुरू करते थे तो एक पूरा ब्राउन से कलर का, ग्रे से कलर का एक पूरा आउटर बना हुआ मिलता था, अंदर एक छड़ उसके निकलती थी ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है। इस सेल की संरचना को देखेंगे तो इसके अंदर एक कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ होती है। ये अंदर पूरी क्या होती है, छड़ होती है। सबसे ऊपर यहाँ से हम विद्युत धारा को प्राप्त करते हैं, कौन से वाले आवेश को, धन वाले को। तो ये हिस्सा कहलाता है कैथोड। उसके चारों तरफ का जो पूरा पात्र है वो बना होता है काय का, जिंक का। जिंक का पात्र होता है जो काम करता है एनोड की तरह, ऋण आवेश हमें यहाँ से प्राप्त होता है। नीचे एक बिल्कुल सिक्के जैसा लगा होता है जहाँ से आप धारा प्राप्त करते हैं। फिर इस छड़ के आसपास इस वाले हिस्से में यहाँ पर भरा होता है क्या, मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का पाउडर। इस पूरे ये जो पूरा बेल्ट है इसमें मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का पाउडर भरा रहेगा। तो फिर यहाँ इस हिस्से में और बाहर की तरफ यहाँ भरा होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, और इसका पेस्ट भरा होता है, पाउडर नहीं होता, चिपचिपा सा पेस्ट होता है। तो आपने देखा होगा कई बार बरसात के दिनों में सेल आपके लीक कर जाते हैं, एक चिपचिपा सा पदार्थ बाहर आता है, वो ये इसी की वजह से वो होता है। ठीक है, आजकल तो लीक प्रूफ सेल भी आ रहे हैं, इसकी जगह KOH यूज कर रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो उसकी वजह से लीक नहीं करते हैं। तो ये इस सेल की संरचना हो जाती है, बिल्कुल सिंपल है। और आप चाहो तो आपके घर में सेल पड़े होंगे, एक सेल को तोड़ के देख भी लेना, संभाल के तोड़ना, कोई शरीर को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन इजीली तोड़ के अंदर आपको छड़ भी मिल जाएगी, ब्लैक पाउडर उसके अंदर से निकल आएगा और जिंक का पूरा आपको पात्र मिल जाएगा। इस सेल में क्या होता है, सेल अभिक्रिया देखिए, कैथोड के ऊपर अमोनियम आयन कहाँ से आ जाएंगे, इसकी क्रियाओं की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में, साथ में रिलीज हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। एनोड पे क्या होगा, जिंक जो होगा ठोस अवस्था वाला, वो जिंक के आयन में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच के इस अमोनियम को अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये अर्ध सेल अभिक्रिया हो गई, ये अर्ध सेल अभिक्रिया हो गई। अब हम देख लेते हैं संपूर्ण सेल अभिक्रिया। संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या होगी, तो इन दोनों अर्ध सेल अभिक्रियाओं को यदि हम प्लस कर लें, जोड़ लें, तो जो मिल जाएगी हमें वो क्या होगी, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। तो यहाँ भी कोई स्थिति देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टैली कर रहा है, दोनों पक्षों में है, तो इनकी वैल्यू नगण्य हो जाएगी। ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। अब जो चीज हमारे पास बची वो क्या बची, ZnS प्लस 2NH4 आयन 2NH
3 प्लस Zn2 प्लस H2। ये आपकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया हो गई। कौन सी सेल की? शुष्क सेल की या ड्राई सेल की। समझ गए होंगे बात, बिल्कुल सिंपल है। बस आपको 2-3 चीजों पर फोकस रखना है। इलेक्ट्रोड कौन से हैं ये पता हो, विद्युत अपघट्य विलयन की तरह कौन काम कर रहा है ये पता हो, और सेल अभिक्रिया आदि आदि भी याद हो जाएंगे तो आप जोड़ के पूरी सेल अभिक्रिया को प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए होंगे बात को। अगले हिस्से में चलते हैं। अब है हमारा व्यापारिक सेल, जिसके अंतर्गत द्वितीयक सेल की बात करेंगे। तो भैया व्यापारिक सेल यानी आप एक बैटरी जब लेने जाएं तो आप कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि कैसी बैटरी हम खरीदें, क्योंकि आप बैटरी आप देखते हैं आपके घर में इन्वर्टर होंगे या कई सारी जगह आप यूज़ कर रहे होंगे तो बहुत महंगी भी आती हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें जो एक अच्छी बैटरी को लेते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो ये हैं कि सबसे पहली चीज़ तो आप बैटरी जब चुनें तो ऐसी चुनें जो हल्की हो, वजन कम से कम हो और उसका आकार जो है वो सुसंहत या कॉम्पैक्ट हो, मतलब बेडोल सा आकार ना हो, इजीली उसको रखा जा सके ऐसा हो। वो जो बैटरी आप खरीद रहे हैं वो चार्ज होने वाली होनी चाहिए, ज़्यादा समय तक विद्युत धारा को वो देगी। चार्ज जल्दी से जल्दी हो ऐसा भी उसमें प्रयास या ऐसा सिस्टम उसके अंदर होना चाहिए। और जब बैटरी से आप धारा को प्राप्त कर रहे हैं तो जो वोल्टेज आपको मिल रहा है उसकी वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। स्थिर का मतलब ये कि मान लो कि भैया जब फुल चार्ज है बैटरी तो उस समय वो 10 वोल्ट आपको दे रही है, थोड़ी सी डिस्चार्ज हो गई तो 7 वोल्ट देने लगी, और डिस्चार्ज हो गई तो 4 वोल्ट देने लगी। ये बैटरी खराब, ये बैटरी नहीं चलेगी। कैसी बैटरी हो? फुल चार्ज है तब भी 10 वोल्ट दो, कम चार्ज हो जाए तब भी 10 दे, उससे कम हो जाए तब भी 10 दे, मतलब उसका वोल्टेज कैसा हो? हमेशा अपरिवर्तित हो। ऐसी बैटरी को आपको लेना है। और अगली चीज़ थोड़ी सी सस्ती भी होनी चाहिए, ज़्यादा महंगी होगी वो भी दिक्कत है। इन सब बातों को ध्यान में रख के हम बैटरी को खरीदते हैं। हम जिस बैटरी का सर्वाधिक प्रयोग इस समय कर रहे हैं वो है सीसा संचायक सेल या लेड संचायक सेल। तो इसकी संरचना को अभी हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए, तो सीसा संचायक सेल को हम देख रहे हैं। यहाँ पर संरचना को मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। वही 3 चीज़ें यहाँ भी हमें फोकस करनी है। हमें उसका एनोड देखना है कैसा है, कैथोड देखना है कैसा है, विद्युत अपघट्य विलयन कौन सा है और सेल अभिक्रिया कैसी है। चित्र के लिए घर में आपकी जो बैटरी होती है वो आपने देखा होगा। इसमें क्या होता है, बहुत सारी जो प्लेटें हैं लेड की और उसकी, यदि आप बैटरी को खोल कर देख पाएँ, कभी खोली देखिए, कई सारी प्लेट्स लगी होती हैं और ऐसे छोटे छोटे कई सेल होते हैं जो आपस में जोड़ कर एक कंप्लीट बैटरी बन जाती है। यहाँ पर बैटरी को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब 2 प्रकार से विद्युत उपकरणों को जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अभी इसके बाद में वो भी आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो एनोड होगा इस बैटरी का वो लेड का ग्रिड होता है, लेड का बना हुआ ग्रिड। ग्रिड मतलब एक खोखली संरचना। जैसे आपके जो मकान बनते हैं तो पिलर की जब सेंटिंग लग जाती है तो सेंटिंग लगने के बाद पिलर में अंदर माल ना भरें, केवल सेंटिंग लग गई है तो आप देखेंगे अंदर से वो खाली होता है पूरा, तो वो एक क्या हो जाता है, ग्रिड बन जाता है। तो ऐसे ही एनोड कैसा है, लेड का बना हुआ ग्रिड है, और कैथोड भी लेड का बना हुआ ग्रिड होता है। दोनों चीजें याद रखना, लेड की बनी हुई ग्रिड है। एनोड के अंदर उस ग्रिड में स्पंजी लेड, मतलब स्पंज टाइप का लेड उसके अंदर भरा होता है, और दूसरा वाला जो चेंबर है, कैथोड वाला जो चेंबर है, उसमें लेड ऑक्साइड भरा होता है। ये चीजें आप ध्यान रखना। और ये जो दोनों एक विद्युत अपघट्य विलयन के अंदर डूबे होते हैं, और वो क्या होता है, वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4। ठीक है, अब सेल अभिक्रियाएं देख लें कैसी होती है। एनोड पर क्या होता है, ये बात हम कब की कर रहे हैं, जब आप सेल से बिजली ले रहे हो। ये रिचार्जेबल है, ये पुनः चार्ज होता है, तो इसलिए ध्यान रखें ये जो अभिक्रियाएं कौन सी वाली कहलाएंगी, विसर्जन के समय। जब सेल विद्युत को विसर्जित कर रहा है उस समय क्या अभिक्रिया होगी। तो यहां पर देखें एनोड पर क्या होगा, लेड, पीबी मतलब लेड, एस यानी सॉलिड, यहां पर ठोस है, प्लस सल्फेट के आयन। ये कहां से आ जाएंगे, इसकी वजह से सल्फेट के आयन। फिर ये दोनों क्या होगा, लेड सल्फेट बनाएंगे और साथ में 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देंगे। फिर बात पहुंचेगी कहां पर, कैथोड पर। कैथोड के अंदर हमारा ये होता है, तो ये PbO2 प्लस 4 हाइड्रोजन के धन आयन, ये कहां से आएंगे, यहां से आएंगे, प्लस सल्फेट के SO4 कहां से आएंगे, यहां से आएंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए, इसने छोड़े हैं, ये जो निकल के आ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये सब आपस में क्रिया करेंगे, लेड सल्फेट बनेगा और साथ में जल बनेगा। ठीक है, तो ये अर्ध सेल अभिक्रिया हो गई, ये अर्ध सेल अभिक्रिया हो गई। अब संपूर्ण सेल अभिक्रिया,
इनका हम कर देते हैं टोटल। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना टोटल। ये लेड तो है इस पोर्शन में, इधर भी लेड तो है, तो PbS तो मैं लिख ही लेता हूँ। फिर हम देख रहे हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, तो इनको हटा लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं लेड ऑक्साइड भी रहेगा PbO2S प्लस एक सल्फेट 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का जब आप फार्मूला देखते हैं तो वो होता है क्या, ये लिखा हुआ है H2SO4। मतलब यदि 2 हाइड्रोजन एक SO4 के साथ मिलती हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो यहाँ पर देखो आप 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन ले ली हमने, तो वो हो गई H2 और एक सल्फेट के साथ मिला दी तो H2SO4 बन गया। अब 2 हाइड्रोजन बची हुई हैं वो और एक सल्फेट और बचा है, तो ये बन गया एक और अणु। ठीक है, तो ये H2SO4 बन गया। ये भी कहाँ रहेगा, विलयन के अंदर। तीर का निशान लगा लेते हैं, ये पक्ष हमारा पूरा हो गया। अब इस तरफ चलते हैं, PbSO4 एक और, तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 PbSO4S प्लस 2H2। ये हो गई आपकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया। ध्यान रखना है इसको जोड़ते समय थोड़ा सा। ये कहाँ की बात हो गई, जब आप विद्युत को प्राप्त कर रहे थे सेल से। अब दूसरी स्थिति में चलते हैं। अब ये सेल डिस्चार्ज हो गया तो अब क्या होगा, हम इसको चार्ज करेंगे। तो चार्जिंग के समय क्या होता है, बड़े अच्छे से समझ लेना बात को। चार्जिंग के समय ये जो कहानी अभी हो रही थी ना, ये पूरी कहानी पलट जाती है। पलटने से मतलब जो क्रियाएं थी वो सब उल्टी हो जाती हैं। कैसे उल्टी हो जाएंगी, देखना होगा। जब आप इसको चार्ज करेंगे सेल को, तो जो एनोड था वो काम करने लगेगा काहे का, कैथोड का, और जो कैथोड है वो काम करने लगेगा एनोड का। ये अभिक्रिया अभी जो ऐसी हो रही थी, फिर ये अभिक्रिया ऐसी होने लगेगी। ठीक है ना, ये अभिक्रिया ऐसी हो रही थी, ये अभिक्रिया ऐसी होने लगेगी। ये अभिक्रिया ऐसी हुई संपूर्ण सेल अभिक्रिया, तो ये पलट के ऐसी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम इन अभिक्रियाओं को पलट के लिखना शुरू कर देते हैं। ये कहाँ की बात है, चार्जिंग के समय। चार्जिंग। अब सबसे पहले एनोड, तो एनोड अब क्या बन गया, कैथोड। तो कैथोड पे क्या होगा, इस अभिक्रिया को उल्टा करके लिखना है, यानी यहां से लिखेंगे अब PbSO4S प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर ये वाली चीज PbS प्लस SO4। कुछ भी नया नहीं है, यदि आप ये 2 अभिक्रियाएं याद कर लोगे, बार बार इनको लिख पाओ। ये मैंने पलट के लिख दी अभिक्रिया, और कुछ तो नहीं किया मैंने। ये अभिक्रिया ऐसी हुई, इसको मैंने पलट के लिख दिया। ठीक है, अब दूसरी बात, ये हो गई एनोड की कहानी। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, कैथोड वाली। तो कैथोड क्या बन गया, कैथोड बन गया है एनोड। एनोड, अब ये अभिक्रिया फिर उल्टी हो जाएगी, PbSO4 अब उस तरफ से शुरू कर रहा है, S प्लस 2H2O। यहां से फिर इन सब चीजों को इस तरफ ले जाओ, PbO2S प्लस 4 हाइड्रोजन के आयन प्लस सल्फेट आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हो गए। अब क्या करेंगे, ये कैथोड वाली अभिक्रिया भी हमने रिवर्स कर दी। अब बची है संपूर्ण सेल अभिक्रिया। ये चाहो तो इसको पलट कर ध्यान रखो, नहीं तो इन दोनों को जोड़ के भी आप फिर से कर सकते हो, फिर से लिख सकते हो। संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। इनको जोड़ लें, वही जो अभी तक कर रहे थे। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हैं, इनका जो मान निरस्त हो गया। यहाँ एक लेड सल्फेट, तो ये हो गया PbSO4 2 हो गया अभी, प्लस ये 2H2O, 2H2O, लेड तो है ही, PbS प्लस PbO2 भी रहेगा, ये भी ठोस है, प्लस ये 4, ये 2, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, H2SO4। कितने बना देंगे, 2। ठीक है, समझ गए होंगे बात। तो ये हो गई चार्जिंग के समय। चार्जिंग में उल्टा कर दिया, अभी धारा ऐसी आप निकाल रहे थे, करंट अब उल्टा डाल रहे हो आप, तो ये अभिक्रियाएं कैसी हो गई, रिवर्स हो गई। तो ये चीज ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूं आप डैनियल सेल, शुष्क सेल और सीसा संचायक सेल, तीनों सेल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
इसके बाद भी यदि कहीं पर आपको कन्फ्यूजन है, कहीं कोई समस्या लग रही है, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका आंसर वहां पर दे दूंगा। हाँ, अभी मैंने आपसे बात की थी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ने वाली बात हमारी हो रही थी, उसको और हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो देखो, विद्युत में जो सेल है, जैसे बैटरी की अभी हम बात कर रहे थे, बैटरी मतलब बहुत सारे सेलों को जोड़कर बनाई हुई मशीन बैटरी कहलाती है। घर में जैसे आपकी टार्च होती है, तो टार्च के अंदर आपके 3 सेल डले हैं, तो 3 सेल डले हैं मतलब वो बैटरी बन गई। अब एक सेल अलग चीज़ है, जब कई सेल आपस में जुड़ जाए तो वो कहलाते हैं बैटरी। तो बैटरी 2 प्रकार से जुड़ेंगी। कैसे जुड़ेंगी? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। या जो विद्युत के उपकरण हैं उनको हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम 2 क्रमों में जोड़ते हैं। दोनों में किस प्रकार जोड़ते हैं उसको थोड़ा सा समझ लेना, और वहां पर अंतर क्या आता है दोनों को जोड़ने में। मान लीजिए कि ये एक सेल है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है। अब इस सेल के अंदर 2 हिस्से होंगे, दोनों सेल में, सभी सेलों में कौन से 2 हिस्से होंगे? एक माइनस वाला होगा, एक प्लस वाला होगा। एक माइनस वाला, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला, इसमें भी एक प्लस वाला, एक माइनस, एक प्लस। हर सेल के अंदर यही कहानी होती है। अब हम देखते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ना। श्रेणी क्रम क्या होगा? यदि मैं इस माइनस को तो फ्री कर लूं यहां पर, ठीक है, इसके प्लस को इसके माइनस से जोड़ दिया मैंने, इसके प्लस को इसके माइनस से जोड़ दिया, इसके प्लस को इसके माइनस से जोड़ दिया। अब आप देखेंगे कि लास्ट में मेरे पास एक प्लस खाली बचा, एक माइनस खाली बचा हुआ है और एक प्लस खाली बचा, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए बल्ब को जलाना, एक मैं यहां पर बल्ब बना लेता हूं। इस बल्ब को मुझे जलाना है, तो मैं एक ये माइनस से इसको कनेक्ट करूंगा, एक मैं प्लस से इसको कनेक्ट करूंगा और ये बल्ब जल जाएगा। श्रेणी क्रम हो गया। अब दूसरी स्थिति है समांतर क्रम। समांतर क्रम में भी यही जोड़ के दिखा देता हूं मैं आपको। ऊपर की साइड हम समांतर क्रम में देख लेते हैं। इसमें मैंने क्या किया, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, पूरे माइनस इकट्ठे कर दिए, ये मुझे क्या मिल गया? माइनस। अब ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस और एक ये प्लस, ये मुझे मिल गया प्लस। यहां भी एक बल्ब लगा लेता हूं, ये बल्ब को मैंने यहां पर जोड़ दिया, जोड़ूंगा ये भी जल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ से जल रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या आएगा वो थोड़ा सा समझ लेना। मान लीजिए ये सेल 2 वोल्ट का है, सभी सेल कैसे हैं? 2-2 वोल्ट के। जब आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो 2 वोल्ट का सेल है, इस बल्ब को जो वैल्यू मिल रही है वोल्टेज की वो मिल रही है कितनी? 2, 4, 6 और 8। मतलब इस बल्ब के पास 8 वोल्ट धारा पहुंच रही है। यानी जब आपने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है तो धारा का जो इनकी अलग अलग वैल्यू थी वो सब आपस में प्लस हो गई, परिणाम उतने गुना हो गया जितने सेल थे। इसके विपरीत समांतर क्रम में क्या होगा? जितनी वैल्यू थी 2 वोल्ट थी, इस बल्ब को भी 2 ही वोल्ट मिल रहा है। जितनी इनकी वैल्यू थी ना अलग अलग, अब वही उतनी की उतनी वैल्यू मिल रही है। फिर दूसरी चीज, अब कुछ यहां पर देखें, यदि मान लीजिए कि यहां एक भी कोई सेल खराब हो जाता है बीच में, इन 4 में से कोई भी सेल खराब हो जाएगा, ये आपका बल्ब बंद हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, यदि इनमें से कोई एक सेल खराब भी हो जाता है तब भी बल्ब जलता रहेगा, ठीक है। तो जहां इस प्रकार से जोड़ा जाता है ये समांतर क्रम कहलाता है, और इस प्रकार से जो जोड़ा जाता है वो श्रेणी क्रम कहलाता है। तो आशा करते हैं कि ये तीनों प्रकार के सेल और ईएमएफ और ये श्रेणी समांतर क्रम में जुड़ना आपको समझ में आ गए होंगे। अब इस पार्ट में हमारी अगली चीज बचती है संचारण। तो संचारण को शॉर्ट में मैं चर्चा कर लेता हूँ। इसका ओवरऑल एक पूरा ऐसे लिखने को आता है, भैया संचारण है क्या। तो संचारण क्या होगा कि आपने देखा होगा आपके आसपास जो धातुएं होती हैं वो हवा के प्रभाव से या पानी के प्रभाव से या किसी केमिकल की वजह से वो धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, धीरे धीरे वो खराब होना शुरू कर देती हैं। तो वायुमंडलीय कारकों की वजह से धातुओं की धीरे धीरे नष्ट होने की जो प्रक्रिया है वो संचारण कहलाती है। कैसे नष्ट होती है? जैसे लोहे का एग्जाम्पल हम देख लें। लोहा आपने देखा होगा, यदि वो ज़्यादा समय तक खुला पड़ा रहता है, नमी के संपर्क में आता है, तो हम देखते हैं उसमें जंग लग जाती है। तो वो जो जंग लगना है वो वास्तव में क्या है, कौन सी प्रक्रिया है? वो संचारण की प्रक्रिया है।
अब संक्षारण से धातु का नुकसान होता है, धातु खराब हो जाती है। हर धातु का होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। एल्यूमिनियम के विषय में आपने देखा होगा कि जब आप बिल्कुल नया एल्यूमिनियम का कोई बर्तन खरीद के लाते हैं तो काफ़ी चमकदार होता है, बहुत चमकता है, लेकिन समय के साथ साथ वो एकदम धुंधला सा होने लगता है और उसकी पूरी चमक चली जाती है। तो वो चमक क्यों चली गई, उसका हो गया है संक्षारण। इसी प्रकार से कापर का आपने देखा होगा, कापर का तांबे का लोटा आप नया खरीद के लाएं, बिल्कुल चमकता हुआ रहेगा, फिर समय के साथ साथ वो काला होता जाता है। फिर यदि आप नींबू से उसे एक बार साफ कर देंगे रगड़ के, तो फिर से चमकने लगता है। तो वो जो उसके ऊपर जो परत बन रही है ना, वो एक संक्षारित परत वहाँ पर निर्मित हो रही है, तो ये धातुओं को नष्ट कर देती हैं। तो संक्षारण कई प्रकार का होगा, जैसे वायुमंडलीय संक्षारण हो सकता है, हवा से हो जाए, पानी से हो सकता है, जलगत संक्षारण कहलाएगा, मिट्टी के द्वारा हो जाएगा वो भूमिगत संक्षारण कहलाएगा, किसी केमिकल की वजह से हो रहा है तो वो रासायनिक संक्षारण कहलाएगा। फिर अगली चीज आती है कि संक्षारण को रोकें कैसे। तो संक्षारण को रोकने के लिए हमें जो काम करना है, तो हम कुछ बेसिक चीज़ें कर सकते हैं। हमें उस धातु का वो संपर्क खत्म करना है जिसकी वजह से संक्षारित हो रही है। जैसे मान लीजिए आपका लोहे का दरवाजा है जो संक्षारण जिसमें हो रहा है, तो संक्षारण लोहे पे कब होगा कि जब वायुमंडल की नमी वहाँ तक पहुँचेगी, ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचेगी। ठीक है, तो अब यदि हम क्या करें, उस लोहे के दरवाजे के ऊपर वार्निश का एक पेंट हमने कर दिया, एक परत हमने चढ़ा दी, तो अब क्या हुआ, आपका लोहे का जो दरवाजा वो और हवा के बीच में कौन आ गया, वो पेंट आ गया। तो इसलिए आपका दरवाजा बच जाएगा। तो हम पेंट करके कर सकते हैं, या हम धातु की सतह पर ग्रीस लगा दें, ऑयल लगा दें, उसके द्वारा कर सकते हैं। या हमारी कोई महंगी धातु है जो संक्षारित होने वाली है, तो उसे बचाना तो कोई दूसरी सस्ती धातु की हम उस पर परत चढ़ा दें। ठीक है ना, तो इस प्रकार से भी यदि संक्षारण होगा भी तो जो हमने परत चढ़ाई है उसका होगा, तो हमारी जो मेन धातु है वो सुरक्षित बनी रहेगी। तो ऐसे कई सारे उपाय हैं जिनको करके हम संक्षारण से बच सकते हैं। तो आशा करते हैं इस पाठ की अधिकतर चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और कुछ यदि इसमें से छूटा है तो उसको मैं प्रयास करूँगा अगले वीडियो में उसे भी पूरा करूँगा, और फिर कोई एक नया अध्याय हम लेकर आएंगे। तो आप लोगों से हम उम्मीद भी यही कर रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, देखते रहें, जो भी टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं उनको आप तैयार करते रहें, और धीरे धीरे हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।